बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे वो है हफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर के अंदर ही इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दूं, लेकिन अगर लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इसे दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दूंगा। ये आप लोगों के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है और जिस तरह से मैंने इसका नाम लिया हफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम, तो आप लोगों को इसके नाम से ही वाज़ेह हो गया होगा कि ये एल्गोरिथम किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एल्गोरिथम इनकोडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इनकोडिंग से क्या मुराद है? इनकोडिंग से मुराद ये है कि ये डाटा के कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डाटा के कंप्रेशन या डीकम्प्रेशन से क्या मुराद है, इसकी मैं आप लोगों को एक सिंपल सी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दूंगा। उससे आपको काफ़ी हद तक जो है ये कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपकी कोशिश जो है वो ये होती है कि जो डाटा हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र करना है, ये कंप्रेस फॉर्म के अंदर हो। कंप्रेस फॉर्म के अंदर क्यों हो? कंप्रेस फॉर्म के अंदर इसलिए हो ताकि एक तो डाटा को ट्रांसफ़र करने में कम से कम टाइम लगे और जो डाटा हम ट्रांसफ़र करें उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी नॉइज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। नॉइज़ क्या होती है? ऐसा डाटा या ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसे हम नॉइज़ कहते हैं। आप जब भी किसी दोस्त के साथ अपना कुछ डाटा शेयर करते हैं जिसका साइज़ जो है वो जीबीज़ के अंदर मौजूद होता है या काफ़ी ज़्यादा साइज़ होता है, तो आप एक कंप्रेसर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और उस डाटा को कंप्रेस करते हैं। ठीक है जी। उस डाटा को कंप्रेस जब आप करते हैं तो उस डाटा का साइज़ जो है वो कम हो जाता है। कम किस तरह से हो जाता है? उसके अंदर जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है वो तो मौजूद रहती है, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल नहीं होती या जिसने सिर्फ स्पेस जो एलोकेट करवाई हुई होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है और इस तरह फाइल का साइज़ जो है वो छोटा कर दिया जाता है। अब इसके बैकएंड पे जो एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है या इस सॉफ्टवेयर को कारगर बनाने के लिए जो एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग हफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम कहते हैं। अब यही एल्गोरिथम डाटा को कंप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसी एल्गोरिथम को वापस डाटा को डीकम्प्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसकी बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। और जो आप लोगों के कोर्स के अंदर है वो आप लोगों ने जस्ट इस एल्गोरिथम की बेसिक्स ही अंडरस्टैंड करनी है कि एक्चुअल में ये डाटा को किस तरह से कंप्रेस करता है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका एक ट्री देखेंगे कि ये किस तरह से डाटा को कंप्रेस या डीकम्प्रेस करता है। यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो बने हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें ABCDEFGH लिखा हुआ है। अब इन ब्लॉक्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी मौजूद हैं और कुछ नंबर्स भी मौजूद हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अल्फ़ाबेट्स क्या हैं और ये नंबर्स क्या हैं। हमारे पास कुछ डाटा मौजूद था पैराग्राफ की सूरत में या टेक्स्ट की सूरत में, जिसके अंदर ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है जी। ये अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ यही अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए गए थे और उस पैराग्राफ के अंदर ये अल्फ़ाबेट्स कितनी दफ़ा इस्तेमाल किए गए थे, ये उनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये नंबर्स जो हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो पैराग्राफ था तो उसके अंदर 22 दफ़ा जो है वो ए का वर्ड इस्तेमाल किया गया। अगर बी था तो उस पैराग्राफ के अंदर 5 दफ़ा जो है बी का वर्ड इस्तेमाल किया गया। इसी तरह अगर हमारे पास सी मौजूद था तो उस पैराग्राफ के अंदर 11 दफ़ा जो है सी का वर्ड इस्तेमाल किया गया और अगर हमारे पास डी था तो उस पैराग्राफ के अंदर 19 टाइम्स जो है वो डी का वर्ड इस्तेमाल किया गया। ई का कैपिटल जो है वो वहाँ पर 2 दफ़ा इस्तेमाल किया गया। इसी तरह एफ जो है वहाँ पर 11 दफ़ा इस्तेमाल किया गया। जी जो है वो 25 टाइम्स यूज़ किया गया और एच जो है वो 5 टाइम्स यूज़ किया गया। अब हम सबसे पहले हफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम के अंदर इसका एक ट्री बिल्ड करते हैं।
ट्री बिल्ड करते वक्त दो रूल्स जो हैं वो आपने, बल्कि तीन रूल्स जो हैं वो जहन में रखने हैं। सबसे पहले तो जो टाइल्स, इन्हें आप टाइल्स कह सकते हैं, ठीक है जी, जो टाइल्स आपस में आपने कंबाइन करनी है, ठीक है, या जो टाइल्स आपस में आपने मर्ज करनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है कि उनके नंबर्स जो हैं वो सबसे कम होने चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे छोटे नंबर हैं वो यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर हमारे पास 5 है, ठीक है जी। आपने इनको देखते हुए आपस में जो है सबसे पहले इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी टाइल आ जाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसी टाइल आ गई जिस तरह यहाँ पर हमारे पास सी और एफ जो हैं, ये हमारे पास ऐसी टाइल हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, ठीक है जी। तो उस सूरत में हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे सेपरेटली, ठीक है। इन्हें अपने मेन ट्री का हिस्सा नहीं बनाएंगे बल्कि इन्हें अलहदा से कंबाइन करेंगे, ठीक है जी। अलहदा से कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास एक सेपरेट ट्री बन रहा होगा, रूल नंबर 3 के मुताबिक हम उसे उसकी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर जरूरत पड़ने पर मेन ट्री का हिस्सा बना देंगे, ठीक है जी। ये 3 रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि हमने जो सबसे जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी सबसे पहले उन्हें आपस में मर्ज करना है। दूसरा रूल हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो ऐसी टाइल्स आ जाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम है तो उस सूरत में हम उन दोनों को मेन ट्री का हिस्सा नहीं बनाएंगे बल्कि उन्हें सेपरेटली उन दोनों को मर्ज करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एट द एंड उन्हें मेन ट्री का हिस्सा बना देंगे, ठीक है जी। अब हम इन्हें शुरू करते हैं जी मर्ज करना। सबसे पहले हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो दो मिनिमम टाइल्स हैं उन दोनों को आपस में मर्ज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बी की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है उसे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ई की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम है। हम इन दोनों को आपस में मर्ज कर देते हैं जी। इन दोनों को हमने आपस में मर्ज किया तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई 7, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल सा जो सा कहते हैं ट्री बन गया जिसकी रूट नोड ये लेफ्ट और ये हमारे पास राइट नोड आ गई। अब 7 के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो कौन सा है, ठीक है जी। अब हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला यहाँ पर ढूंढेंगे। यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर 5H और यहाँ पर ये हमारे पास 7। अब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे, ठीक है जी। जब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 5H और ये हमारे पास 7। इन दोनों को आपस में कंबाइन करने से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया जी 12। यहाँ पर हमारे पास 12 आ गया। अब हम फिर दोबारा से जो सा कहते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो सी है वो चेक करेंगे। अब हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी 11C है और 11F है, लेकिन हम इन दोनों को इस मेन ट्री का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले जब रूल्स बताए थे उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेम फ्रीक्वेंसी वाले आ जाएं तो उन्हें हम मेन ट्री का हिस्सा नहीं बनाएंगे बल्कि हम उन्हें सेपरेटली मर्ज करेंगे। तो हम इन दोनों को जो है आपस में सेपरेटली कंबाइन करेंगे। जब हम इन दोनों को सेपरेटली कंबाइन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 2 ट्री बन गए हुए हैं, ठीक है। ये इन दोनों को जब हमने सेपरेटली मर्ज किया तो हमारे पास यहाँ पर 22 आ गया। ये हमारे पास दोनों मर्ज हो चुके हैं और अब यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रीज हैं। एक वही हमारा ओल्ड ट्री जिसे हम मेन ट्री कहते हैं और एक ये हमारे पास ऑप्शनल या फिर जिसे आप कह सकते हैं कि सेपरेट ट्री जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास 2 ट्रीज जो से मौजूद हैं। एक हमारे पास ये मेन ट्री मौजूद है और एक ये हमारे पास सेपरेट ट्री मौजूद है। अब हम फिर दोबारा से जो है वो मिनिमम जो सा कहते हैं फ्रीक्वेंसीज जो है उन्हें आपस में कंबाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 19 और 12 जो है ये दोनों हमारे पास फिर दोबारा से मिनिमम फ्रीक्वेंसीज जो है वो आ गई। अब हम इन दोनों को 19 और 12 को जब आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास मेन ट्री जो सा कहते हैं उसके अंदर ये दोनों मर्ज होंगी। तो हमारे पास यहाँ पर 31 जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये हमारे पास मेन ट्री जो है वो बन चुका हुआ है, ठीक है जी। ये हमारे पास मेन ट्री बन गया 31 का। अब हमारे पास जो टाइल्स मौजूद हैं उसमें हमारे पास एक टाइल है 22A की और यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रीज मौजूद हैं, ठीक है। अब
अब जो मैंने रूल आपको सेकंड बताया था उसके मुताबिक ये था कि अगर सेम फ्रीक्वेंसीज आ जाएं तो सेम फ्रीक्वेंसीज आने की सूरत में हम सेम जो फ्रीक्वेंसीज वाले होंगे उन्हें सेपरेटली हम उन्हें ट्री का हिस्सा बनाएंगे। तो ये 22 और ये 22 जो हैं ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है जी, जब ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे अब आप देख सकते हैं कि यहां तक हमारे पास जो है दो ट्रीज बन चुके हैं। एक ये हमारे पास मेन ट्री है 31 वाला, और ये 22 और 22 के मर्ज होने से हमारे पास 44 का एक ट्री जो है वो जनरेट हो चुका है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एक टाइल है वो है जी 25 की। ठीक है जी, जो हमारे पास रिमेनिंग टाइल है ये 25 की है। ठीक है, अब रिमेनिंग टाइल को किस वाले ट्री का हिस्सा बनाया जाए? रिमेनिंग टाइल जो हमारे पास 25 वाली है इसे हम हमेशा मेन ट्री का हिस्सा बनाएंगे। तो ये 25 वाली टाइल इस साइड पे आ जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 31 से कम है। तो जैसे ही ये मेन ट्री का हिस्सा बनेगी तो हमारे पास यहाँ पर 56 आ जाएगा। ठीक है जी, 56 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ तक हमारे पास किसी किस्म की कोई भी टाइल जो है वो बची नहीं है। सारी की सारी टाइल्स जो है वो दो ट्रीज का हिस्सा बन गई हैं। एक हमारे पास ये मेन ट्री था, एक ये हमारे पास एक सेपरेट ट्री जो है हमने बनाया था। ठीक है जी, ये ट्री हमने इसलिए बनाया था कि जी अगर हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी वाले आ जाएं तो हम उन्हें इस ट्री का हिस्सा बनाएंगे जी। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास फर्दर किसी किस्म की कोई भी टाइल नहीं है तो हम इस सेपरेट ट्री को अपनी मेन ट्री का हिस्सा बनाएंगे। अब हम मेन ट्री का हिस्सा किस तरह से बनाएंगे? हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू जो है, जो इसकी रूट नोड है उसकी वैल्यू हमारे मेन ट्री की वैल्यू की रूट नोड से कम है तो ये इसके लेफ्ट साइड पे आएगा। अगर ये उससे ज्यादा है तो ये उसके राइट साइड पे आएगा। अब क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो हमारे मेन ट्री की रूट नोड की वैल्यू से कम है तो इसलिए ये लेफ्ट साइड पे आएगा और हम इसे लेफ्ट साइड पे मर्ज करेंगे तो हमारे पास ये ट्री जो है, एक ट्री जो है वो जनरेट हो जाएगा जिसे हम हफमैन इनकोडिंग ट्री कहते हैं जी। ये हमारे पास एक फाइनल ट्री जो है वो जनरेट हो गया। अब ये जो ट्री जो मैंने जनरेट किया है इस ट्री से आगे फर्दर क्या प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेते हैं क्योंकि लेक्चर की लेंथ जो है वो थोड़ी ज्यादा हो गई है।